वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। हम अक्सर चीज़ों में लॉजिक तलाश करते हैं, पर हर बार हमें उन चीज़ों की लॉजिक्स नहीं मिलती और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ें हैं तो है क्या। आज की कहानी हमें सैफुल इस्लाम ने बांग्लादेश से भेजी है, जिसका कहना है कि जब ये वाक़या उसको बताया गया तो उसको इस पे बिल्कुल यकीन नहीं था, पर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुईं जिसकी वजह से उसे इस वाक़े पे यकीन करना पड़ा। ऐसे क्या मामलात हुए सैफुल इस्लाम के साथ जिसने उसे यकीन करने पे मजबूर किया? उसका जवाब इस वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो आखिर तक ज़रूर देखना। पर कहानी से पहले अगर YouTube पे गुम नहीं हुए और चैनल को देख रहे हो तो मुबारक हो, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर गुम हो गए थे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आइंदा गुम ना हो। चलो शुरू करते हैं। हमारा ताल्लुक बांग्लादेश से है और हम उस टाइम पे यूनिवर्सिटी पास आउट्स थे। हम 4 दोस्तों ने यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद काफ़ी बिजनेसेस ट्राई किए, पर कोई भी नहीं चलता था और हम उसे बंद करके कोई दूसरा बिजनेस खोल देते थे। हमारा हमेशा से ही अपना बिजनेस का इरादा था और इसीलिए हम चारों हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे कि चारों करेंगे तो कोई अच्छा बिजनेस डेवलप कर ही लेंगे। इस बार हम एक यूनिक आइडिया के साथ आए थे, फ्रूट डिलीवरी बिजनेस का, जहां हम अच्छे फ्रूट्स बादाम तोली मार्केट से ख़रीद कर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते थे, जो कि ढाका की एक बहुत बड़ी होलसेल फ्रूट मार्केट है। हमने एक ऑफिस ख़रीदा जिसके साथ ही एक स्टोर जैसा रूम था, जहां हमने चिलर लगाकर उसे कूल रूम बना दिया था और कुछ ट्रक ड्राइवर से भी कॉन्ट्रैक्ट किए। पर यह काम मुश्किल था क्योंकि मार्केट में जाकर किसी को अपना परमानेंट सप्लायर बनाना और उस पर रिलाई करना कि वो अच्छे फ्रूट्स दे बहुत मुश्किल था। कहीं ना कहीं वो लोग डॉज दे ही देते थे, तो हम में से कोई ना कोई हमेशा परचेजिंग के लिए जाता था और उससे भी मुश्किल था डिलीवरी ड्राइवर से डील करना कि वो टाइम पे ऑर्डर पिक करें और सही जगह डिलीवर करें। हमारा प्रोग्राम था कि आगे जाके इसे ऑनलाइन शॉपिंग पे कन्वर्ट कर देंगे, जहां हम लोगों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए ड्राइवर्स का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी था। हमें ऑर्डर्स बहुत कम आते थे क्योंकि अभी शुरू का टाइम था। हमारे काफ़ी फ्रूट ज़ाया हो जाते थे, पर हमारा पूरा फोकस बिज़नेस को प्रमोट करने में था, तो हम डिफरेंट चैनल से इसकी प्रमोशन में ज़्यादा टाइम देते थे। पर एक रोज़ एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया और हम खुश होने के साथ साथ नर्वस भी थे कि इसे अच्छी तरह डिलीवर कर दें ताकि अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएं और बिज़नेस की रेपुटेशन बन जाए। हमें फ़ोन आता है कि फ्रूट्स के 120 बॉक्सेस चाहिए, ये एड्रेस है और इस डेट को डिलीवर कर दो। हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं और पेमेंट्स हाफ डिलीवरी से पहले और हाफ ऑन डिलीवरी का कहते हैं। तो फ़ोन पे आदमी कहता है कि मैं आपको एडवांस में पूरी पेमेंट कर दूंगा, पर मेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हर हाल में फ़ॉलो करना है। वो इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि डिलीवरी असर के बाद और मगरिब से पहले करनी है, और इस बात पे बहुत ज़ोर दिया कि डिलीवरी मगरिब से पहले ही करनी है और किसी सूरत भी डिलीवरी मगरिब के बाद नहीं करनी है, वरना ऑर्डर कैंसिल कर देना और लेकर मत आना। घर का एक साइड गेट है रेड कलर का, वहाँ जाके 3 बार नॉक करना होगा। याद रहे 3 बार, ना ज़्यादा ना कम। जब गेट खुले तो सामने ही बरामदे में सारे फ्रूट बॉक्सेस लाइन से रख देना और 3 रोज़ से ज़्यादा ऊपर नहीं रखना। याद रहे बॉक्सेस अनलोड करते वक्त घर में इधर उधर नहीं देखना और नज़रें नीचे या सिर्फ फ्रूट बॉक्सेस पे हों। जब अनलोड कर दो तो गेट बंद करके फिर से 3 बार नॉक करना। याद रहे ना कम ना उससे ज़्यादा, बस 3 बार, और फिर वहाँ से चले जाना और पीछे किसी सूरत मत देखना जब तक कि वो घर
नज़रों से ओझल ना हो जाए। हम सारे इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं और फ्रूट बॉक्सेस अरेंज करने में लग जाते हैं। फ्रूट्स हमने खुद परचेज किए और इस बात का बहुत ख्याल रखा कि फ्रूट्स बेस्ट हों। एक एक दाने को अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया और उनके बॉक्सेस ख़रीद कर उन्हें अपने स्टोर पे ले आए। अब डिलीवरी क्योंकि शाम की थी और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस भी थी, तो हमने एक ट्रक ड्राइवर से डबल पैसों में बात की कि हर हाल में इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखना है और इसी वजह से हम पैसे दुगने करके दे रहे हैं। ट्रक ड्राइवर का नाम अनवर था और उसके हेल्पर का नाम इकराम, जो कि 16-17 साल का लड़का था। हमने उनसे पहले भी डिलीवरीज करवाई थी, तो थोड़ी जान पहचान बन गई थी। और अनवर वक्त का बहुत पाबंद था और उसका ट्रक भी बड़ा था जिसमें आराम से 120 फ्रूट बॉक्सेस आ जाते, तो इसीलिए हमने उससे बात की। जिस रोज़ डिलीवरी थी उस रोज़ हम सुबह सुबह ऑफिस आ गए और स्टोर में जाकर सारे फ्रूट्स को दोबारा इंस्पेक्ट किया कि अगर कोई ख़राब निकला तो उसे निकाल देंगे और मार्केट से और लाकर इनमें डाल देंगे। अनवर से भी कंफर्म किया शाम के लिए और बॉक्सेस को अच्छी तरह पैक करवा दिया और वेट करते रहे कि पेमेंट कब आएगी, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी पेमेंट डिलीवरी से पहले करने का कहा था। तकरीबन 600 किलो फ्रूट्स थे और अच्छी हैंडसम अमाउंट थी, तो हम वेट करते रहे। पर दोपहर को हमें कुरियर के थ्रू एक पार्सल रिसीव हुआ जिसके अंदर एक पैकेट था और उसमें कैश था। जैसे ही हमने उसे रिसीव किया तो हमें फिर फ़ोन कॉल आती है कि आपको पैसे मिल गए, ये फ्रूट्स के हैं, इनवॉइस फ्रूट्स के साथ ही रख देना। अनवर अपने हेल्पर के साथ असर के बाद आ गया और हमने फ्रूट बॉक्सेस को लोड करवा के उसे रवाना कर दिया और उसे कहा कि जैसे ही डिलीवरी कर दो तो हमें फ़ोन कर देना और आके डिलीवरी की पेमेंट ले लेना। मगरिब से थोड़ी देर पहले 6:15 बजे के करीब अनवर का फ़ोन आता है कि हमने फ्रूट बॉक्सेस उतार दिए हैं और कुछ काम निपटा कर हम लेट अपनी पेमेंट लेने आएंगे। हम बहुत खुश और रिलैक्स हो गए कि एक ही डिलीवरी पे हमने अच्छी अमाउंट कमा ली और बहुत अच्छा बूस्ट था बिज़नेस के लिए। हम अपना सामान ऑफिस में छोड़कर डिनर पे चले गए। डिनर करके हम वापस अपने ऑफिस आए और ऐसे ही कैजुअली बैठकर बातें करने लगे जैसे दोस्त वगैरह मिलकर करते हैं। उस वक्त रात के 10 या 10:30 हो रहे थे। हमने ये भी सोचा कि अनवर अपनी पेमेंट लेने नहीं आया, शायद सुबह आए। पर फिर हमें ऑफिस के बाहर से एक ट्रक की आवाज़ आती है। ट्रक का डोर खुलता है और कोई तेज़ी से ट्रक से उतरता है और गुस्से से हमारा ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। हम दरवाज़ा खोलते हैं तो वो अनवर होता है और उसका हेल्पर इकराम, और उसके हाथ में स्टील की एक रॉड थी। वो अंदर आते ही हमारे जिस दोस्त ने दरवाज़ा खोला था उसका गिरहबान पकड़ लेता है और रॉड उसकी तरफ मारने के लिए उठाता है, तो हम भागकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसके सर पे खून सवार था और वो चीख रहा था कि मुझे कहाँ भेज दिया था तुम लोगों ने, मैं मौत के मुंह से आया हूँ। हम 4 थे और वो 2, तो हमने उन दोनों को काबू कर लिया और बिठा दिया। अब हमें पूरी बात तो जाननी थी, तो उन्हें पहले काम किया और फिर पूछा कि हुआ क्या है। तो अनवर अपना सर पकड़ कर बैठ गया और चुप हो गया। हमारा एक दोस्त बाहर गया और ट्रक को देख कर आया, तो उसमें सारे फ्रूट्स जो हमने सेंड किए थे बिखरे हुए पड़े थे और बिल्कुल बर्बाद हुए हुए थे। वो भागता हुआ अंदर आया और चीखने लगा कि हमारा सारा सामान ट्रक में बर्बाद पड़ा है, क्या हुआ है। एक अजीब अफरा तफरी मच गई, पर हमें काम होना ही था ताकि सारे सवालों के जवाब मिल सकें कि आखिर हुआ क्या है। अब जो कहानी आगे है वो अनवर ने सुनाई थी। हम बताए हुए एड्रेस पे जा रहे थे और वक्त पे थे कि रास्ते में हमारे ट्रक का टायर फट गया। टायर एंड बैटरी शॉप रोड क्रॉस करके ही थी, तो इकराम और मैं वहाँ गए और टायर वाले को बुला कर लाए और टायर चेंज करवाया। जब तक टायर चेंज हो रहा था तो हम चाय पीने बैठ गए और हमें वहाँ टाइम लग गया, पर हमें यकीन था कि हम टाइम पे डिलीवरी करने पहुँच जाएंगे, मगर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से मगरिब रास्ते में ही हो गई। तो हमने आपको फ़ोन कर दिया कि फ्रूट्स डिलीवर हो गए हैं। हमने सोचा था कि अब कर भी क्या सकते हैं, बस फ्रूट डिलीवर करते हैं और कस्टमर से माफ़ी मांग लेंगे। जो आपने एड्रेस बताया था अब वो हमें नहीं मिल रहा था। लोगों से पूछा तो उन्हें भी जगह पता नहीं थी। ढूंढते ढूंढते हमें एक घर नज़र आया
जो कि आबादी से दूर था और वहाँ काफ़ी अंधेरा था। हम वहाँ पहुँचते हैं और साइड पे लाल गेट ढूंढते हैं तो हमें मिल जाता है, पर ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। हमें परेशानी हुई कि कहीं मगरिब के बाद घर वालों को कहीं जाना ना हो, इसीलिए मगरिब से पहले की डिलीवरी का कहा हो। पर कुछ तो करना था। हम दोनों ट्रक से उतरे और साइड के लाल गेट पे 3 बार नॉक किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई खोल दे, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इकराम ने डोर हैंडल चेक किया तो डोर लॉक था। अब हम यही सोच रहे थे कि ये तो गड़बड़ हो गई, क्या करें, फ्रूट्स वापस ले जाने पड़ेंगे। हमने फिर से 3 बार नॉक किया और डोर हैंडल चेक किया तो वो लॉक था। बस अब हम जाने वाले थे और सोचा कि आपको ट्रक में बैठकर सब कुछ बता देंगे कि इकराम ने फिर से डोर हैंडल घुमाया तो वो दरवाज़ा खुल गया। इकराम ने कहा, भाई दरवाज़ा खुल गया है। हमारी सांस में सांस आई और हम दोनों घर के अंदर एंटर हुए। घर के अंदर एक बड़ा सहन था और बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा था जो खुला था। सहन में टूटे फूटा फर्नीचर था और कुछ टूटे हुए पुराने वक्तों के लकड़ी के सोफे थे जिनके कुशन्स भी फटे हुए थे। घर में बिजली नहीं थी और बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे काफ़ी अरसे से बंद हो घर। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अरसे दराज से यहाँ कोई नहीं आया। हमने आवाज़ लगाई कि कोई है, पर कोई जवाब नहीं आया, जैसे कोई घर में हो ही नहीं। हमने जायज़ा लेने के बाद सोचा कि फ्रूट्स यहीं उतार देते हैं और कह देंगे हमने वक्त पे उतारे थे, पर कोई घर में नहीं था। बस हम जाते हैं और ट्रक से फ्रूट बॉक्सेस उतार कर सहन में उसी तरह रखना शुरू कर देते हैं जैसे हमें कहा गया था। एक बॉक्स मैं लेकर आता हूँ और एक बॉक्स इकराम, और जब हम सारे बॉक्सेस अनलोड कर देते हैं और आखिरी बॉक्स सहन में रख कर उठते हैं तो हमें अपने पीछे 2 आदमी खड़े नज़र आते हैं। पहले तो हम चौंक जाते हैं क्योंकि हम घर में किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर फिर हम उन्हें सलाम करते हैं। वो जवाब नहीं देते। फिर मैं उनको कहता हूँ कि ये फ़लाँ फ़लाँ कंपनी के फूड बॉक्सेस हैं जो आपको डिलीवर करने थे। तो तब वो कहते हैं कि मगरिब से पहले मांगे थे। तो हम माजरत करते हैं कि हमारा टायर फट गया था इसीलिए लेट हो गए। वो कुछ नहीं कहते और खड़े रहते हैं और बस हमारी शक्ल देखते रहते हैं। उनका हुलिया ऐसा था कि उनका रंग सियाह था और दरमियानी एज के थे, शायद 50-55 के करीब उम्र हो, और उनके सियाह रंग पे उनकी बिल्कुल सफ़ेद आंखें चमक रही थीं। उन्होंने सफ़ेद ढीला ढाला बनियान और धोती पहनी थी, पर उनकी हाइट बहुत छोटी थी, शायद 4 फीट या उससे भी कम। उनमें से एक कहता है, 2 पेटियां लेकर अंदर आओ और उसे ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो मैं उसे कहता हूँ, नहीं हमें जल्दी है और जाना है। तो दूसरा आदमी कहता है कि हम नहीं उठा सकते, 2 पेटियां ऊपर रख दो और पानी पी कर जाओ। हमारे घर का इकराम है ये कि कोई भी आता है पानी पिए बगैर नहीं जाता। तुम हाँप रहे हो, पानी पिए बगैर नहीं जाने देंगे। बहुत डीप आवाज़ थी उसकी, बहुत गहरी आवाज़, और आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। ये कहकर वो अंदर गए और मैंने और इकराम ने एक दूसरे को देखा और ऐसा रिएक्शन दिया कि पेटियां ऊपर रखते हैं और पानी पीकर निकलते हैं जैसे हम कहाँ फंस गए। और हम 2 पेटियां उठाकर उसके मेन डोर से जो सामने था उसके अंदर जाते हैं तो हमें अंदर से खाने की खुशबू आती है, जैसे इलिश कड़ी उसकी खुशबू हो। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो हम चाचा को ढूंढने लगे तो वो एकदम सामने मोमबत्ती लिए आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ बिजली नहीं है, मेरे पीछे आओ। चाचा हमें घर के अंदर एंड पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं तो वहाँ से ऊपर लेकर जाते हैं। ऊपर पहुंचकर वो हमें कहते हैं कि पेटियाँ यहाँ रख दो और वहाँ बैठ जाओ। मैं मिठाई और पानी लाता हूँ, आज मेरी बेटी की शादी है। मैं कहता हूँ, चाचा हमें जाना है, आपका बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। हमारे फ़ोन्स भी ट्रक में हैं और हमें मालिक को डिलीवरी की कंफर्मेशन देनी है। तो चाचा कहता है कि उसकी कंफर्मेशन तो तुम पहले ही दे चुके हो।
ये सुनकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर चाचा दोबारा कहता है कि इस जगह बैठ जाओ, हम पानी पिए बगैर नहीं जाने देंगे। उस वक्त चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उनकी ये बात सुनकर कि हमने डिलीवरी की कंफर्मेशन पहले ही दे दी है, मेरा दिमाग बंद हो गया था। मैं सोच रहा था इन्हें कैसे पता। शायद उस वक्त मेरी आत्मा को अंदर से ये पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं और इकराम बगैर कुछ कहे एक टूटे हुए सोफे पे बैठ गए और चाचा मोमबत्ती टेबल पर रखकर अंधेरे में कहीं गुम हो गए। अब इकराम मेरे कान में कहता है कि भाई चलो, ये बुढ़ा ठीक नहीं लग रहा। ये कह रहा है कि मेरी बेटी की शादी है। ये शादी का घर कहीं से नहीं लग रहा और ना ही शादी के कपड़े पहने हैं इसने। और लोग कहाँ हैं? घर खाली है। तो मैं उसे चुप रहने का कहता हूँ कि बस चुप रहो। अब यहाँ से हमारी सेंसेस चलती हैं और हम जायज़ा लेते हैं। घर से खानों की तो खुशबू आ ही रही थी, पर अब महसूस हो रहा था जैसे घर में हलचल भी है, लोग हैं। सामने 2 कमरे थे, उनमें से एक से छन छन की आवाज़ें आती हैं, जैसे औरतों के जेवरों से आती हैं। महसूस होता था कि जैसे उस कमरे में औरतें हैं। अब हमें लगा कि शायद वाकई घर में शादी हो, पर बिजली ना होने की वजह से पता ना चल रहा हो। फिर हल्की हल्की औरतों की आवाज़ें आने लगीं, जैसे वो खुसर फुसर कर रही हों, पर कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। इकराम औरतों की आवाज़ें सुनकर उन्हें ढूंढने लगा, तो मैं उसे ज़ोर से हाथ मारता हूँ कि देखो नहीं और बस चलने की तैयारी करो। पर फिर एक कमरे में आग जलती है और फिर बुझ जाती है। थोड़ी देर बाद फिर जलती है और फिर बुझ जाती है और तीसरी बार आग फिर जलती है, पर अब जली रहती है। मगर हमें आग नज़र नहीं आती, क्योंकि वो कमरे के साइड पे होती है, जो हमारी नज़र से ओझल था। अब चाचा मोमबत्ती लेकर आता है। उसके एक हाथ में 2 कटोरे होते हैं, एक में पानी और दूसरे में मिठाई, और कहता है कि रसगुल्ला खाओ। मैं इनकार करता हूँ कि चाचा पानी पीकर हम यहाँ से जाते हैं। तो वो फिर से बहुत गहरी आवाज़ में कहता है, हमें कोई मना नहीं करता, इसे खाओ। उनकी आवाज़ में बहुत असर था। मैं ना चाहते हुए भी उनसे रसगुल्ला और पानी ले लेता हूँ, पर इकराम नहीं लेता। मैं इकराम की तरफ देखता हूँ तो वो कमरे की तरफ आंखें खोलकर देख रहा होता है। मैं उसे कोनी मारता हूँ, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता और उसकी आंखें एक ही जगह जमी होती हैं। चाचा इसरार करता है कि तुम खाओ, और वहीं एक फासले पे मोमबत्ती लेकर खड़ा हो जाता है। मैं रसगुल्ला हाथ में लेकर बस पानी पीता हूँ तो चाचा पूछता है, देर से क्यों आए? मैं कहता हूँ, चाचा आपको बताया है टायर फट गया था। तो वो मेरी बात को काटता है और पूछता है, चाय क्यों पी थी? मैं घबरा कर खड़ा हो जाता हूँ और इकराम का हाथ पकड़कर कहता हूँ, चाचा मैं चलता हूँ। अब चाचा ज़ोर से चीखता है, और इतनी ज़ोर से कि एक बूढ़ा आदमी इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं निकाल सकता। मैं डर कर धड़म करके सोफे पे गिरता हूँ और कांपने लगता हूँ। अब पीछे से मुझे औरतों की अजीब सी हंसने की आवाज़ें आती हैं, जैसे फिल्मों में चुड़ैलें हंसती हैं, और ऐसा महसूस होता है जैसे ये आवाज़ें हमारे चारों तरफ से आ रही हों। मैं ज़ोर से इकराम का हाथ पकड़ता हूँ तो दूसरा चाचा एकदम से मोमबत्ती लिए सामने आ जाता है। वो ना चल के आया था, ना कहीं और से, एकदम बस जाहिर हो गया था, और आके कहता है कि इस घर में अंधेरे के बाद कोई नहीं आता, और जो आता है वो वापस नहीं जाता। मैंने इस बात के बाद इकराम की तरफ देखा तो वो अभी भी उसी कमरे की तरफ घूर रहा था। मैंने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसे होश में लेकर आया और उसका हाथ खींचा और कहा, इकराम भागो। और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए इकराम का हाथ खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। हमारे पीछे घर के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से खुल बंद होने लगे, जैसे कोई उनको ज़ोर से पटक रहा हो। अंधेरा बहुत था तो हम अंदाजे से सीढ़ियाँ उतरे और भागते हुए लाल साइड गेट से बाहर आके ट्रक में बैठ गए और ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से तेज़ी से निकल गए।
मैं ट्रक तेज़ी से चलाते हुए उस जगह से निकल गया। एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने टाइम देखा तो 8:30 हो रहे थे और हम वहाँ तकरीबन 7:15 बजे पहुँचे थे। हम वहाँ 1.25 घंटा रहे और हमें पता भी नहीं चला कि इतना टाइम गुजर चुका है। रास्ते में हमने कोई बात नहीं की क्योंकि सर आंखों के ऊपर से बुरी तरह दर्द से फट रहा था। ट्रक भी भारी महसूस हो रहा था, पर मैंने ट्रक कहीं नहीं रोका और आबादी की तरफ चला गया। जब आबादी आई तो मैंने ट्रक को एक होटल पर रोका और हम दोनों उतरे और जब ट्रक का जायज़ा लिया तो ट्रक के पीछे सारे फ्रूट बॉक्सेस बिखरे पड़े थे, जैसे उन्हें वहाँ पे फेंका गया हो। मैंने इकराम से पूछा कि जब हम वहाँ से भागे थे तो तुमने सहन में फ्रूट बॉक्सेस देखे थे? तो उसने कहा कि हम इतनी तेज़ी में भागे थे कि मैंने भागने के सिवा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हम उस होटल पे बैठे और चाय मंगवाई और जब चाय आई तो मुझे वही ख्याल आया जो उस चाचा ने कहा था कि चाय पीने क्यों रुके थे। तो मुझसे तो चाय पी नहीं गई और मैंने इकराम से पूछा कि तुम वहाँ क्या देख रहे थे उस कमरे में? इकराम ने बताया कि भाई जब उस कमरे में रोशनी हुई थी तो मेरी नज़र उस कमरे पे पड़ी तो मुझे लाल दुल्हन के जोड़े में एक औरत नज़र आई जो दरवाजे के एक तरफ से दूसरी तरफ बार बार जा रही थी और वो इस तरह गुजर रही थी जैसे फ्लोट कर रही हो हवा में। मैंने सोचा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है तो मैं और गौर से देखने लगा तो फिर वो औरत एक बहुत खूबसूरत शक्ल में एकदम से जाहिर हुई, पर वो हवा में फ्लोट कर रही थी। मैं उसे देखने लगा और सोचने लगा कि क्या वाकई में ये देख रहा हूँ। तो देखते ही देखते उसकी शक्ल ख़राब होने लगी और बहुत भयानक हो गई और फिर मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। आपने जब थप्पड़ मारा तो मुझे होश आया था। मैंने उसे कहा कि वो जिन थे और फिर इकराम को बताया जो वहाँ हुआ था। मैंने तो वहाँ का पानी भी पिया था और मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों को क्या जवाब दूंगा सामान के बारे में कि होटल पे बैठे बैठे मुझे गुस्सा आने लगा आप लोगों पे, जैसे मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया हो। मेरे सर पे खून सवार हो गया और मैंने ट्रक से रॉड निकाली और आप लोगों की तरफ आ गया। इकराम मुझे रोकता भी रहा तो मैंने उसे भी रॉड से मारा, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा ख्याल क्यों आया। मैं आपको मारना नहीं चाहता था। मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने अनवर को कहा कि ये कहानी अच्छी है, पर तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या? तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कोई और अच्छी डाकू या चोर वाली कहानी बना लेते। तुमने कहानी भी जिनों वाली बनाई, जैसे हमें जिनों ने फ्रूट्स के ऑर्डर दिए थे। तो अनवर कहता है कि आप यकीन करो या ना करो, आपका नुकसान हो चुका है और मेरी ही गलती से हुआ। ना मैं चाय पीने बैठता और ना ही ये होता, पर बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी, जैसे टायर का फटना और ट्रैफिक। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। आपको पुलिस को बुलाना है तो बुला लो, मैं उनसे भी यही कहूँगा। हम में से 2 दोस्तों को इस बात पे यकीन नहीं था और 2 को था। डिसाइड यही हुआ कि इसे घर जाने देते हैं और सुबह पुलिस को बता देंगे। वो खुद ही इसके मुंह से असलियत निकलवा लेंगे। हमने उसे भेजा और ऑफिस बंद करके घर चले गए। ये एक बहुत टेंस रात थी। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पेमेंट का क्या करें, वापस करें या सुबह उस नंबर पे कॉल करें। सुबह तक हमें कोई कॉल नहीं आई, तो हमने सोचा जिस नंबर से कॉल आई थी ऑर्डर के लिए, ऑफिस जाकर उसी नंबर पे कॉल करते हैं। हम ऑफिस पहुंचे और सेफ खोली जहां हमने कैश रखा था, तो वो सेफ खाली थी। सेफ में टाइम लॉक था, तो कोई चोर भी उसे नहीं खोल सकता था जब तक कि वो इसे काटे ना। पर उसमें से वही बंडल गायब था जो उन लोगों ने हमें भेजा था, बाकी सब वैसा ही था। हम बस बेयकीनी में वहाँ खड़े रहे। हमारे जो दोस्त अनवर की बातों पे बिलीव कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब बताओ वो सच कह रहा था या नहीं, पैसे कहाँ हैं, क्या लॉजिक है इसकी। इस बात को यहीं ख़त्म करो वरना बिज़नेस की रेपुटेशन ख़राब होगी और कोई नई स्ट्रैटेजी बनाओ। मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं था कि ये जिनों वाले मामलात हैं, पर मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। पर उस दिन के बाद हमें एक भी ऑर्डर नहीं आया। हम बिज़नेस की प्रमोशन कर कर के थक गए,
पर सिर्फ मक्खियाँ ही मारते रहे और हमें ये बिज़नेस बंद करना पड़ा। और उसके बाद हमने कई बार सोचा कि किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, पर हम चारों के साथ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वो प्लान सिर्फ बातों तक ही महदूद रहता और आगे नहीं बढ़ता। हमने अनवर और इकराम के बारे में भी पता करने की कोशिश की, पर हमें बस यही पता चला कि उसके ट्रक में आग लग गई थी। इकराम का पता नहीं, पर अनवर अपना इलाज करवाने गांव चला गया था। वो इलाज रूहानी था या जिस्मानी, हमें नहीं पता, पर इन सारे वाक़यात के बाद अब मुझे उसकी बातों पे यकीन हो गया है। आपको क्या लगता है कि जो कहानी शेयर की गई है उसकी क्या लॉजिक है? मुझे कमेंट्स में बता दो। और अगर कोई ऐसा वाक़या आपके साथ भी हुआ है तो मुझे स्क्रीन पे दिए गए ईमेल पे भेज दो, मैं उसे शेयर कर दूंगा। कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करने में भी कंजूसी मत करना। अब मिलता हूँ अगली स्टोरी में, तो स्टे ट्यून्ड।